हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। इस वीडियो में हम देखेंगे लिमिट स्टेट मेथड, जिसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। और इसके लिए जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हैं फॉर स्टील एंड कंक्रीट, उसके बारे में पढ़ेंगे। अजम्पशन क्या होता है, जैसे इसके पिछले टॉपिक में हमने देखा था वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अजम्पशन, उसका एनालिसिस। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है? देखिए, लिमिट स्टेट मेथड जो है वो डिपेंड करता है अल्टीमेट लोड पे और प्लास्टिक डिज़ाइन पे। ठीक है, और जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड था वो डिपेंड करता है परमिसिबल लोड पे, परमिसिबल स्ट्रेस पे। ठीक है, उसमें हम सारे स्ट्रेसेस डिटरमाइन उसमें अज्यूम करते थे या फिर हमको गिवन रहता था। बट लिमिट स्टेट डिज़ाइन में हमको सारे डेटा डिटरमाइन करने होंगे। चलिए अब देखते हैं। इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अल्टीमेट एंड प्लास्टिक डिज़ाइन, मतलब कि अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम लोड, जो डिज़ाइन लोड हम कंसीडर करते हैं उसके बेसिस पे डिज़ाइन होगा। और प्लास्टिक डिज़ाइन मतलब कि उसमें हम कुछ कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, मतलब वो ओरिजिनल शेप में भी आ सकता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट कॉन्सेप्ट एंड इज़ टू बी अचीव एन एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी दैट ए स्ट्रक्चर विल not become too serviceable in its lifetime for the use of which it is constructed। देखिए, जो लिमिट स्टेट मेथड होता है उसमें हम अगर हमने कुछ लोड अप्लाई किया है और उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो अगर वो सर्विसेबिलिटी स्टेट में है, ठीक है, तो उसमें फेलियर नहीं होगा और वो अपने साइज़ और शेप को रिगेन कर सकता है लाइफ टाइम तक। ठीक है, जब तक उस स्ट्रक्चर की लाइफ है। दिस मीन्स दैट इट विल नॉट रीच अ लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट मतलब कि वो अपने फेलियर स्टेट को रीच नहीं करेगा। लिमिट स्टेट का मतलब होता है एक वो स्टेट कि जिसके बाद अगर हमने स्ट्रेस या लोड की वैल्यू को इंक्रीज़ की तो उसमें फेलियर हमको देखने को मिलेगा। ये दो चीज़ों पे बेस्ड होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ये सर्विसेबिलिटी कंडीशन मतलब एक्चुअल कंडीशन होती है उसकी, और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो होता है वो इमेजिनरी स्टेट होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। acceptable limit for safety and serviceability requirement of the structure for structural element before failure occur is called limit state। मतलब कि सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट, सर्विसेबिलिटी लिमिट वो लिमिट होती है जिसमें हम स्ट्रक्चर के फेल होने के पहले जो जो क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, जो जो सेफ्टी फैक्टर कंसीडर करते हैं, ताकि स्ट्रक्चर जो है हमारा वो फेल ना हो। अब हम इसे अचीव कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी अचीव्ड बाय, फर्स्ट है बाय लिमिटिंग द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन की वैल्यू को हम लिमिटिंग कर दें, लिमिट कर दें, ताकि उससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन ना हो। अब जब हमने डिफ्लेक्शन की वैल्यू को डिसाइड कर दिया है, फिक्स कर दिया है, तो उससे डिफ्लेक्शन इंक्रीज भी नहीं होगा और स्ट्रक्चर फेल भी नहीं होगा। लिमिटिंग द स्ट्रेसेस ऑफ मटेरियल एट फेलियर एंड कोलैप्स लोड। जितना भी स्ट्रेस है मटेरियल का, अगर वो हम फिक्स कर दें तो क्या होगा, जो कोलैप्स लोड है और जो फेलियर है वो इंक्रीज़ ही नहीं हो पाएगा, है ना, तो हमको फेलियर भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी जो कि फर्स्ट कंडीशन है, इसमें हम सारी चीज़ें एक्चुअल में डिटरमाइन करते हैं। ये सर्विसेबिलिटी मतलब कि वो लोड, वो डिज़ाइन लोड, वो स्ट्रेस जो कि स्ट्रक्चर जब वर्किंग कंडीशन में है तब उसमें लग रहा होता है। ठीक है, मतलब फेलियर होने के पहले का स्टेज। स्ट्रक्चर इज सर्विसेबल एट वर्किंग लोड इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। अब जब वो स्ट्रक्चर सर्विसेबिलिटी कंडीशन में है, मतलब वर्किंग कंडीशन में है, तो हम उसको चेक किस किस चीज़ों के लिए करेंगे? 3 चीज़ों के लिए करेंगे। फर्स्ट है डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, दूसरा है क्रैकिंग और थर्ड है वाइब्रेशन। तो ये 3 चीज़ों को हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि अगर फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ओन लोड, ड्यू टू क्रीप, टेम्परेचर डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू उसको फिक्स करते हैं, स्पान अपॉन 250 लेते हैं। अगर फाइनल डिफ्लेक्शन आफ्टर फिनिशेस श्रिंकेज पार्टीशंस, तो हम लेते हैं स्पान अपॉन 350।
क्रीप टेम्परेचर डिफ्लेक्शन आ रहा है तो स्पान अपॉन 250, और अगर श्रिंकेज के कारण डिफ्लेक्शन हो रहा है फाइनल डिफ्लेक्शन तो हम लेते हैं स्पान अपॉन 350। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ भी सकता है कि फाइनल डिफ्लेक्शन डिटरमाइन करिए। इसके लिए आपको बीम का स्पान गिवन रहेगा, मतलब एल की वैल्यू गिवन रहेगी, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूले का यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारा गवर्नमेंट का एग्ज़ाम जो होता है तो उसमें ये डायरेक्ट ऑप्शन में पूछता है कि अगर फाइनल डिफ्लेक्शन हो रहा है क्रीप के कारण, टेम्परेचर डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन दिया रहेगा स्पान अपॉन 50, स्पान अपॉन 100, स्पान अपॉन 250, तो हमको स्पान अपॉन 250 को टिक करना है। अगर बोल रहा है श्रिंकेज के कारण डिफ्लेक्शन आ रहा है तो हमको स्पान अपॉन 350 में टिक करना है। इन दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस है, ठीक है, ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। सेकेंड जो कंडीशन है वो है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, जो कि पूरा इमेजनरी कंडीशन पे डिपेंड करता है, जिसमें हम चेक करते हैं स्ट्रक्चर में टॉर्शन कितना हो रहा है, कितना बेंडिंग हो रहा है, कितना शियर जनरेट हो रहा है, कितना कंप्रेशन के कारण फेलियर हो रहा है। इट मीन्स स्ट्रक्चर इज सेफ एट कोलैप्स लोड। अब ये सारे क्राइटेरिया अगर हम चेक करते हैं तो इसमें सेफ आता है, मतलब स्ट्रक्चर हमारा जो है वो कोलैप्स की कंडीशन में सेफ होगा। इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स वी चेक द स्ट्रक्चर फॉर लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसमें कोलैप्स के स्टेट में हम जो चेक करते हैं वो टॉर्शन कितना ओवर टर्निंग हो रहा है, कितना बेंडिंग हो रहा है, कितना शियर जनरेट हो रहा है, कंप्रेशन कितना हो रहा है स्ट्रक्चर में, जिसके कारण फेलियर देखने को मिलता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए नोट पॉइंट है, इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इफ़ वी अनलोड द स्ट्रक्चर देन इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। देखिए जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का कंडीशन होता है उसमें अगर हम अनलोड करते हैं स्ट्रक्चर को तो वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज़ को रीगेन कर लेता है। बट इन केस ऑफ इन स्टेट ऑफ कोलैप्स इफ़ विल अप अनलोड द स्ट्रक्चर इट विल नॉट रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो वो अपना जो ओरिजिनल शेप और साइज को है उसको वो गेन नहीं कर पाता है, क्योंकि कोलैप्स दैट मीन्स जब वो सर्विसिबिलिटी की कंडीशन में है उसके आगे का कंडीशन बताता है, मतलब फेलियर का, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्राइटेरिया चेक करते हैं, अगर वो उसमें सेफ हो गया मतलब वो कोलैप्स की कंडीशन के लिए सेफ है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जो कि एलएसएम के लिए कंक्रीट के लिए हम कंसीडर करते हैं गामा एम सी 1.5, और फॉर मटेरियल ऑफ स्टील के लिए हम कंसीडर करते हैं गामा एम एस 1.15। WSM वर्किंग स्ट्रेस लोड के लिए मेथड के लिए भी हम कंक्रीट और स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हैं। जो कंक्रीट के लिए होता है वो होता है 3, और जो स्टील के लिए होता है वो होता है 1.8। तो डिफरेंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट मेथड के लिए यूज़ करना होता है। अब हमने जब WSM मेथड का यूज़ किया था तब हमने स्टील और कंक्रीट के फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि हमको कहीं पर भी उसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब हम डिज़ाइन लोड कैलकुलेट करते हैं तब हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेंशन करना पड़ता है, इंक्लूड करना होता है। चलो अब आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लोड मतलब कि डिज़ाइन लोड, तो इसका फॉर्मूला होता है डिज़ाइन वैल्यू। अगर हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर रहे हैं मटेरियल का तो इसका फॉर्मूला होता है FD इज इक्वल्स टू F अपॉन गामा M। अब ये गामा M क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और FCK अपॉन गामा M। अब यहाँ पे FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर, वेयर FCK जो FCK क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है मटेरियल का, कंक्रीट मटेरियल का, और गामा एम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ाइन लोड। डिज़ाइन लोड को हम FD से शो करते हैं, जो कि होता है F इंटू गामा F। F मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इंटू गामा F की वैल्यू होते हैं 1.5, ये फिक्स होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू, वेयर F इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक लोड और गामा F पार्शियल सेफ्टी अप्रोक्सीमेट द नेचर ऑफ लोडिंग। लोडिंग के नेचर के अकॉर्डिंग गामा F की वैल्यू हम 1.5 पुट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के लिए 1.5 ही पुट किया जाता है। अब चलो आगे देखेंगे।
अब लिमिट, जैसे कि WSM मेथड के लिए हमने बहुत सारे अजम्पशंस को कंसीडर किया था उसके एनालिसिस के लिए, वैसे ही हम लिमिट स्टेट मेथड के लिए भी अजम्पशंस का यूज़ करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट है प्लेन सेक्शन विच वॉज बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, इट मीन्स स्ट्रेन डायग्राम लीनियर। अब देखिए जो एक्सिस होगा प्लेन जो होगा वो बिफोर बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग लीनियर ही होगा, सेम होगा, जैसे कि WSM मेथड में भी होता था। जैसे कि देखिए जैसे यहाँ डायग्राम है, डायग्राम से हमको और क्लियर हो जाएगा ये स्टेटमेंट। यहाँ पर हमको बोल रहा है कि जो स्ट्रक्चर का जो प्लेन है बिफोर बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग बेंडिंग लीनियर है, मतलब कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। जैसे कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है इसमें लोड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा इसके, ठीक है, तो बेंडिंग जो आएगा वो भी परपेंडिकुलर ही होगा उसका एक्सिस, और जो स्ट्रक्चर है वो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में है। तो देखते हैं इसका जो स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए लीनियर होगा, WSM मेथड की जैसा ही है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम। सेकेंड है मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज थिकनेस 0.0035 इन बेंडिंग। ये हमेशा याद करके रख लेना है हमको, क्योंकि ये बहुत ही बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर के लिए कितनी कंसीडर की जाती है। अब इसमें कन्फ्यूज़न होता है, 0.0035 होता है, 0.002 होता है, तो हमको हमेशा कंसीडर करना है 0.0035, जैसा कि डायग्राम में, प्रीवियस डायग्राम में दिया हुआ था। द रिलेशन बिटवीन कंप्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्क्रीट एंड स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट में बी अज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर, पैराबोलिक, ट्रेपेजॉइडल और एनी अदर शेप। जो रिलेशन होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन का, तो स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि देखिए डायग्राम में यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ये ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है और पैराबोलिक भी हो सकता है, ठीक है। तो हम IS कोड के अकॉर्डिंग हम कंसीडर करते हैं इसकी वैल्यू को, इसके शेप को पैराबोलिक, विच रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ in substantial agreement with the result of test but as per 456/2000 parabolic stress diagram consider। देखिए हम पहले से ही जो स्ट्रेंथ उसका जो भी आए और जो भी मतलब उसका टेस्ट का रिजल्ट आए, बट हम जो लिमिट स्टेट के लिए जो IS कोड यूज़ करते हैं वो होता है 456/2000, तो इसमें हम कंसीडर करते हैं स्ट्रेस डायग्राम का शेप पैराबोलिक। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर डिज़ाइन पर्पस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज 0.67 FCK। अब डिज़ाइन पर्पस के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो हम कंसीडर करते हैं 0.67 FCK। ये भी हमको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉर नेक्स्ट है फर्दर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कॉन्क्रीट 1.5 हम कंसीडर करते हैं 1.5, ठीक है। टू दिस, अब अगर हमको परमिसिबल स्ट्रेस डिटरमाइन करना है तो हम क्या करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, तो हमको परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। अब जो कंक्रीट का जो सेक्शन है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के अबव का जो पोर्शन है, वहाँ पर हम टेंसाइल स्ट्रेस को इग्नोर करते हैं। ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस इज टेकन बाय स्टील ओनली। जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस है वो बियर कौन करेगा, न्यूट्रल एक्सिस के बिलो का सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शुड नॉट बी लेस देन Fy अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न हमको यहाँ होता है कि एक क्वेश्चन पूछता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू है कंप्रेशन जोन के लिए वो हम कंसीडर करते हैं बेंडिंग के कंडीशन में 0.0035, और टेंसाइल रेनफोर्समेंट के लिए हम ये कंसीडर करते हैं शुड नॉट बी लेस देन Fy अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002। तो ये दो चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये डायग्राम है, ये हमारा रेक्टेंगुलर बीम है, ये हमारा रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है, ये उसकी विड्थ हो गई। ये बार के सेंटर से हम इफेक्टिव डेप्थ लेंगे
टोटल क्या होता है कैपिटल डी, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। अब जब हम इसका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाएंगे तो वो क्या होगा, लीनियर होगा। कंप्रेशन जोन के आउटर मोस्ट फाइबर के लिए उसकी वैल्यू कितनी होगी 0.0035, इनर मोस्ट फाइबर के लिए 0.002, मतलब ये मैक्सिमम हो गया और ये मिनिमम हो गया। इसकी वैल्यू भी हमको याद रखनी पड़ती है। अब यहाँ पर ये कितना होगा, शुड नॉट बी लेस देन 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। ये और जो स्ट्रेस डायग्राम होता है वो पैराबोलिक, ट्रेपेजॉइडल, रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है, बट IS कोड के अकॉर्डिंग हम इसको कंसीडर करते हैं पैराबोलिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 0.022 के अबव तक ये रेक्टेंगल शेप में रहता है, देन यहाँ से ये कर्व का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ का डिज़ाइन अलग, यहाँ का डिज़ाइन अलग होगा, यहाँ का डिज़ाइन अलग होगा। यहाँ पर इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर C2, टोटल CU, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐसे हम कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए हमको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इसका जो सेंटर है वो ये डेप्थ क्या होगा, XU होगा। तो C1 का जो डेप्थ होगा वो 3/7 XU लिख सकते हैं और ये 4/7 XU। अब ये तो टेंसाइल तो हमको पता है 0.87 FY इंटू AST ये कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और कंप्रेशन जोन के लिए 0.446 FCK, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन। जैसा कि हमने WSM में भी देखा था, स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ग्राफ है, कर्व है, वो स्टील के लिए और कंक्रीट के लिए। तो स्टील के लिए जो था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, जिसमें बहुत सारे लिमिट्स थे और सबको हमने क्लासीफाई किया था, एक्सप्लेन किया था। लेकिन जब लिमिट स्टेट मेथड में आते हैं तो देखते हैं फ्रॉम स्ट्रेन वैल्यू 0 to 0.002 इज पैराबोलिक एंड देयर आफ्टर वैल्यू फ्रॉम 0.002 to 0.0035 द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कांस्टेंट। देखिए जो स्ट्रेन की वैल्यू होती है 0.002, वो जो होती है वो पैराबोलिक होती है वहाँ तक। देन इससे 0.0035 तक वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। जैसा कि डायग्राम में देखते हैं हम, ये 0 है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 002 तक देखो पैराबोला है, देन इसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट, एक स्ट्रेट लाइन। देखिए द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट इज अज्यूम टू बी, हम अज्यूम करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू 0.67 FCK एंड with the application of partial safety factor the compressive strain in concrete for the design purpose के लिए हम कंसिडर करते हैं 0.446 FCK। देखिए यहाँ पे जो लिखा है वो 0.446 FCK है, जो कि डिज़ाइन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं 0.67 FCK, ठीक है। तो ये जो 0.445 ऐसे आया है, जो हमने डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम कंसीडर करते हैं 0.67 FCK अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, क्लियर है कंक्रीट के लिए। देखिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है कंक्रीट के लिए, वो एक्स एक्सिस में स्ट्रेस स्ट्रेन और ये स्ट्रेन, एक्स एक्सिस में हमारा स्ट्रेन होगा और वाई एक्सिस में स्ट्रेस की वैल्यू होगी। तो ये पैराबोलिक कर्व का फॉर्मेशन होता है। FCK आइडलाइज्ड कर्व है, क्यूब के लिए कंसिडर किया जाता है, और ये 0.67 FCK स्ट्रक्चर के लिए और 0.446 FCK डिज़ाइन पर्पस के लिए, ठीक है। और आउटर मोस्ट में जो स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो 0.0035 होती है। यहाँ तक तो क्लियर ही है। चलिए अब आगे देखते हैं स्टील के लिए। देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील, जैसे कैपिटल E से डिनोट करते हैं। स्टिकनेस स्टील के लिए होता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू 2 × 10⁵ Nm² या फिर मेगा पास्कल। Also the stress strain relationship used for steel thickness compression is assumed to be same। अब जो इसमें जो कर्व बनता है वो
कंक्रीट के जैसा ही होता है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो सेम एज कंप्रेशन के लिए जो बनता है वैसा ही होता है। तो इसमें एक्स एक्सिस में स्ट्रेन, वाई एक्सिस में स्ट्रेस, ठीक है। एफ वाई यहाँ शो किया जाएगा, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस यूज़ होता है। देखिए डिज़ाइन कर्व अगर होगा तो उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे हमको मिलेगा 0.87 एफ वाई। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व यूज़ करते हैं तो वो होगा एफ वाई क्यूब के लिए, ठीक है। और ई एस की वैल्यू होती है 2 × 10⁵ Nm/m²। ये वैल्यू भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि लिमिट स्टेट डिज़ाइन के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है स्टील का और कंक्रीट का, क्या दोनों का सेम होता है? तो हाँ सेम होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम किसके, कौन से मेथड के अकॉर्डिंग? LSM, लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। थोड़े थोड़े चेंजेस है बस। अब देखिए ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसीडर किया गया है, विड्थ, इफेक्टिव डेप्थ बार के सेंटर से, तो न्यूट्रल एक्सिस XU या XA से शो किया जाता है। आउटर फाइबर में 0.0035, इनर में 0.002, और जो टेंसाइल जोन के लिए होता है वो शुड नॉट बी लेस देन 0.87 FY/ES प्लस 0.002। और एक चीज़ हमने और पढ़ा था कि FY/1.15 ES प्लस 0.002, दोनों बराबर ही है। अब हमने एक चीज़ देखा था स्ट्रेस की वैल्यू डिज़ाइन पर्पस के लिए हम कंप्रेशन जोन के लिए कंसीडर करते हैं 0.446 FCK, और नॉर्मल जो होता है वो 0.67 FCK। टेंसाइल जोन के लिए 0.87 FY/AST, और नॉर्मल के लिए सिंपल FY/AST, ठीक है। ये देखिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और अब देखिए जो स्ट्रेस का डायग्राम होता है वो 0 से जब हम 0.002 तक जाते हैं तो पैराबोला होता है उतना पोर्शन, फिर इसके अब वो कांस्टेंट हो जाता है। मतलब 0.002 से जब इसकी वैल्यू 0.0035 तक पहुंचती है तो वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब एक रेक्टेंगल का शेप बनता है। तो C1 का जो डेप्थ होगा वो होगा 3/7 XU, C2 का जो डेप्थ होगा वो XU से हम Y की वैल्यू को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 4/7 इंटू XU। XU लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखिए डायग्राम से हम C1 क्या होता है? कंप्रेसिव फोर्स रेजिस्टेंट बाय रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो C1 इज इक्वल्स टू एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस, ठीक है। तो एरिया कैसे लेंगे? विड्थ इंटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, ये हम लिख सकते हैं। तो विड्थ इंटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम मतलब कि 0.45 FCK, 0.446 है उसको हम 45 ले सकते हैं, इंटू अब उसकी डेप्थ कितनी है? 3/7 इंटू XU, सेंटर की डेप्थ। तो ऐसे हमको मिल जाएगा C1 इज इक्वल्स टू 0.19 इंटू XU इंटू B इंटू FCK। वैसे ही हम C2 कैलकुलेट करते हैं जो कि पैराबोला पोर्शन है, तो पैराबोला में क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, 2/3 इंटू उसका जो सेंट्रॉइड का डेप्थ है वो, B इंटू ये सेम रहेगा, तो हमको मिलता है 0.17 XU FCK इंटू B। दोनों को ऐड कर देते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स के लिए हमको दोनों को ऐड करना होगा, तो हमको मिलेगा 0.36 XU इंटू B इंटू FCK। ये इंपॉर्टेंट है, हमको ये याद रखना है। अब हमको अगर MU की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या होगा? कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, जैसा कि हम WSM से डिटरमाइन करते थे। तो कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू ये, और लीवर आर्म क्या हो जाएगा? D माइनस 0.42 XU, ठीक है। अब अगर टेंशन के लिए निकालेंगे तो 0.87 FY/AST इंटू D माइनस 0.42 XU, ठीक है। अगर हमको न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ डिटरमाइन करना है तो क्या होगा? हम C इज इक्वल्स टू T पुट करेंगे, ये देखिए, तो हमको XU की वैल्यू मिल जाएगी। XU इज इक्वल्स टू होगा 0.87 FY/AST अपॉन 0.36 XU इंटू 0.36 B इंटू FCK। तो यहाँ से हमको XU की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर हमको XU लिमिटिंग की वैल्यू निकालनी है तो हम स्ट्रेन डायग्राम का कंपैरिजन करेंगे। तो स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है? ऐसा होता है, यहाँ पर होता है 0.0035, ये होती है XU, और ये होता है 0.87 FY अपॉन ES प्लस
ये वैल्यू यहाँ, तो क्या होगा, ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये हाइट। ठीक है, तो इससे हमको एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि एक्स यू लिमिटिंग इज इक्वल्स टू के इंटू डी हम लिखते हैं। अब देखिए इसको जब पूरा हम सॉल्व करते हैं ई एस की वैल्यू पुट करके, जो कि होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा। इसके बाद हम इसको के से शो कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स यू इज इक्वल्स टू के इंटू डी। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए ग्रेड ऑफ स्टील, के जो है वो ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, तो के की वैल्यू हम देखिए यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है 700 डिवाइडेड बाई 0.87 एफ वाई प्लस 1100। तो अगर हमको एफ आई की वैल्यू पता है तो हम के की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, और एफ आई की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, ग्रेड ऑफ स्टील से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम यूज़ करें एफ ई 250, तो हमारा जो एफ वाई का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर हमारा एच वाई एस डी बार हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि एफ ई 415 ले रहे हैं, तो हमारा जो एफ आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऐसे हम एफ आई की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऐसे हम उस फॉर्मूले का यूज़ करके के लिए डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। ये अगर हम डायरेक्टली याद कर लें तो हमको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा हमने WSM में भी डिटरमाइन किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम, देखिए जो उसका स्ट्रेन डायग्राम है कैसा था, स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा था। देखिए तो ये B हो गया, ये X और इसका सेंटर इज इक्वल्स टू M इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स है, जैसे हम WSM में करते थे। दोनों को इक्वेट कर देंगे, C इज इक्वल्स टू T, तो क्या हो जाएगा, जब स्ट्रेस को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कंप्रेशन जोन के लिए मोमेंट एरिया डिटरमाइन करेंगे, तो वहाँ पर क्या लेते थे, सिग्मा CBC, यहाँ पे वो हो जाएगा FCBC, सिग्मा ST FST में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से FST निकाल सकते हैं। अब स्ट्रेस डायग्राम से हम FST जो हमारा इक्वेट हुआ ये, इसको हम लिखते हैं। देखिए FST इज इक्वल्स टू ये है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम इस पोर्शन को ना करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं स्ट्रेस डायग्राम से, B इंटू एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, x² 2 इज इक्वल्स टू M AST D माइनस एक्स से, जो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, इसके आगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसके पहले हमको सारे कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस और जो डिज़ाइन प्रोसीजर है वो हमको याद करना होगा, और डेरिवेशन जो है छोटे छोटे वो हमको ध्यान में रखने होंगे, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।